दोस्तों, आप जब भी जापान के बारे में सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? जो हम इंसानों की तरह सारे काम कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी, राइट? लेकिन जापान की एक सच्चाई ये है, ये भी है और ये भी है। ये वो जगह है जहाँ लोग घर में अकेले पड़े पड़े मर जाते हैं और जब घर के बाहर बदबू आती है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद घर की सफाई करने वाले आते हैं। इस तरह अकेलेपन की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इस तरह की मौत को कोडोकुशी कहते हैं और हर साल लगभग 30,000 से ज्यादा लोग कोडोकुशी से मरते हैं। और सबसे दुख की बात तो ये है कि उनका अंतिम संस्कार करने वाले भी कोई नहीं होता। सफाई करने वाले ही उनका जापानी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर देते हैं और उनके घर पे पड़ा सामान उठाकर फेंक दिया जाता है और वो घर किसी और को दे दिया जाता है। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि कोडोकुशी की वजह से जापान में एक नया बिजनेस शुरू हो गया है जो बाकी के कई बिजनेस से काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी है। सो क्या है वो बिजनेस और आखिर क्यों जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे लोगों का परिवार उनके साथ नहीं रहता और क्या सरकार ने ऐसे लोगों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं की, जानेंगे आज की वीडियो में। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने उन लोगों की कुछ केस स्टडीज रखूंगी जो लोग कोडोकुशी के शिकार होकर इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। सबसे पहले मैं उस केस की बात बताती हूँ जो इंटरनेट पर आते ही बहुत ही वायरल हुई थी और उसे देखकर हर अकेले रहने वाले इंसान की रूह कांप गई। दोस्तों, ये मामला है सन 2000 का जापान के ओसाका का, जहां एक अपार्टमेंट में हारुकी वेटनाबे नाम के एक शख्स की डिकम्पोज्ड बॉडी मिली जो पूरी तरह सड़ चुकी थी और बॉडी के डिकम्पोज्ड होने पर निकले हुए फ्लूइड में धंस गई थी। चारों तरफ कीड़े और कॉकरोचेस ही दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने तहकीकात में पाया कि वेटनाबे 60 साल के थे। उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी वाइफ नहीं थी और बेटे से काफी टाइम से उनकी बात नहीं हुई थी और शायद उनकी परवाह भी नहीं थी किसी को। इसीलिए पिछले कुछ महीनों से उनके पास किसी का फोन नहीं आया था। ये मामला तब खुला जब वेटनाबे का बैंक बैलेंस खत्म हो गया, क्योंकि उनके जो बिल्स और EMIs थे वो सब उनके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाते थे। लेकिन जब बैंक अकाउंट खाली हो गया तो कई बार कॉल करने पर जब रिस्पांस नहीं मिला तो कंपनी से लोग उनके घर पर आए और देखा कि उनके घर के मेन गेट के नीचे से कॉकरोचेस निकल रहे थे और एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने जब दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो उसका कंकाल बेड पर पड़ा हुआ था। खाने पीने का सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद ये पता चला कि वो अकेलेपन की वजह से बहुत दुखी था। आसपास उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, जिसकी वजह से उनकी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी और आखिरकार 3 महीने पहले वो बेड पर पड़े पड़े खत्म हो गए। उनके बेटे को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। पुलिस उनकी बॉडी को ले गई और जापानी रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, इसके अलावा एक और केस है जो 2015 में सामने आया था, जिसमें सिर्फ कुछ महीने या 1 साल नहीं बल्कि 3 साल तक एक डेड बॉडी को उसकी परिवार ने संभाल कर रखा हुआ था। इसीलिए नहीं कि लोगों को उनसे प्यार था, बल्कि इसीलिए क्योंकि परिवार वालों को उनके पेंशन से प्यार था। ये मामला तब खुलकर सामने आया जब मकान के लैंडलॉर्ड ने नोट किया कि वो आदमी काफी टाइम से दिखाई नहीं दिया है और उनके घर पर उनके परिवार वाले किसी को अंदर नहीं आने देते। सो लैंडलॉर्ड ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस उनके घर पर पहुंची तो पहले तो परिवार वालों ने पुलिस के अंदर आने से मना किया, लेकिन फिर पुलिस ने जोर जबरदस्ती करके तहकीकात की तो पाया कि उस आदमी के रूम में उसे भगवे कपड़े में लपेटा हुआ है। पूरी बॉडी ममीफाइड हो चुकी थी और परिवार वाले ने ये बहाना बनाया कि उन्होंने समाधि ली थी। पोस्टमार्टम करने पर पता चला कि डेड बॉडी 3 साल पुरानी थी और बेटे ने उनकी बॉडी को प्रिजर्व सिर्फ इसीलिए किया था ताकि उनकी पेंशन हड़प सके। अब दोस्तों, चलिए ये जानते हैं कि इंसानों जैसे रोबोट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देश में ये गैर इंसानी घटनाएं क्यों घट रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान में आर्थिक मंदी की वजह से कई बिजनेसमैन को अपना बिजनेस छोड़ना पड़ा, जिनमें से कई लोगों ने शादी नहीं की और कई लोगों के परिवार वालों ने उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि वो पैसे नहीं कमा पा रहे थे। सो ऐसे में उन लोगों ने खुद को सोशली आइसोलेटेड कर लिया और समाज से दूर होकर रहने लगे। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि इंसान चाहे कितना भी गरीब या अमीर हो, उसे एक सोशल सर्कल की जरूरत होती ही है। सो उनमें से कुछ लोग अकेलेपन की वजह से घुट घुट कर मर गए और कुछ लोग पैसे खत्म हो जाने और परिवार और समाज से नेग्लेक्ट हो जाने की वजह गरीबी और अकेलेपन में से कोडोकुशी का शिकार हो गए। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में ऐसे बॉम्ब गिराए थे जिससे बहुत तबाही मची थी और जापान लगभग बर्बाद हो चुका था। सो ऐसे में जापान के लोगों ने
एकता दिखाई और दिन रात इतना काम किया कि पर्सनल लाइफ क्या होती है वो भी भूल गए, जिसका लोगों की लाइफ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इम्पैक्ट पड़ा। पॉजिटिव ये कि जापान कुछ सालों में ही फिर से संभल गया और अब टेक्नोलॉजी का किंग कहा जाता है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा कि जिन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ दिन रात काम किया, वो रिश्ते नाते परिवार पड़ोसी सबसे कट गए और कई लोगों ने तो शादी तक नहीं की, सो उनकी कोई सोशल लाइफ बची ही नहीं। और जब वो रिटायर हुए तो उनके पास सिर्फ पैसे और रहने को एक घर और उनका अकेलापन बचा। अब जब तक काम किया तब तक तो वो बिजी थे, लेकिन जैसे ही वो रिटायर हुए वो खाली टाइम और अकेलेपन उन्हें खलने लगा और कितनों ने तो खुदकुशी कर ली, कितनों को हार्ट डिजीज और कई बीमारियां हो गई और जो लोग बचे वो कोडोकुशी से अंदर ही अंदर घुटकर मर गए। दोस्तों, अगर आज की जनरेशन की बात करें तो अब वहाँ की गवर्नमेंट और कंपनीज को ज्यादा काम लेने की आदत हो गई है और जितना काम उतना पैसा। साथ ही आज की जनरेशन में इंडिपेंडेंट होने और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की होड़ इतनी ज्यादा है कि लोग अपने ज्यादा से ज्यादा टाइम पैसे कमाने में दे रहे हैं। अपने देश में तो फिर भी थोड़ी गनीमत है, लेकिन जापान में 17.8% महिलाएं और 28.3% पुरुष गैर शादीशुदा है, जिनकी उम्र 30 से 50 साल के बीच में है, जिसकी वजह है परिवार की जिम्मेदारियों से बचना, सिंगल लाइफ एंजॉय करने की चाहत, पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर ना चाहना और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। और लोगों की इस मेंटालिटी का असर सीधा जापान की जनसंख्या पर पड़ा है, जहां पूरे 29.1% से भी ज्यादा सिर्फ 60 साल से ज्यादा के लोग रहते हैं और ये परसेंट साल दर साल बढ़ रहा है। और ऐसे ही चलता रहा तो जापान कुछ सालों के बाद टेक्नोलॉजी से ज्यादा बूढ़े लोगों के लिए जाना जाने लगेगा। साथ ही दोस्तों, न सिर्फ जापान में बल्कि लगभग पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को अब ना तो परिवार की जरूरत पड़ती है, ना समाज की और ना ही किसी दोस्त यार की। खाने से लेकर खेलना, पढ़ाई करना, दोस्तों से बातें करना, सब कुछ सिर्फ एक फोन पर ही बिना किसी से मिले और कहीं गए हो जाता है। और जापान में तो लोग ऐसे रोबोट्स भी खरीद लेते हैं जो बिल्कुल इंसान की तरह काम करते हैं, बल्कि हम इंसानों से भी ज्यादा परफेक्शन के साथ काम करते हैं। लेकिन क्या ये मशीन्स और टेक्नोलॉजी सचमुच वो खुशी और हैप्पी लाइफ दे सकती है जो अपनों के साथ रहने से मिलती है? शायद यही वजह है कि आज के टाइम में इंसान भीड़ में होने के बाद भी पूरी तरह अकेला है। इसके अलावा टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ डेथ एंड लाइफ स्टूडियोज के अकॉर्डिंग लगभग 100 साल पहले किसी के मर जाने पर परिवार के लोग उनका अंतिम संस्कार खुद किया करते थे, लेकिन बिजी लाइफ, टाइम की कमी और सबसे ज्यादा बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से, लोगों की बदलती प्रायोरिटी की वजह से लोग डेथ को इग्नोर करने लगे हैं और इस पर खुलकर कोई चर्चा नहीं की जाती। सो वहाँ के लोगों ने इस लोनली डेथ को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, लोगों के डेथ को इग्नोर करने की वजह से जापान में एक नया बिजनेस शुरू हो गया है जिसका नाम है लोनली डेथ क्लीनअप इंडस्ट्री। जहां पर इस तरह का केस होता है, वहां पर जब पुलिस आकर डेड बॉडी को ले जाती है तो घर को साफ करने का काम इन लोगों का होता है। सो ये लोग पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क से पूरी बॉडी को कवर करके आते हैं और घर का कोई भी सामान छूने से पहले ये लोग प्रार्थना करते हैं और मरे हुए इंसान की आत्मा को शांति देने की दुआ करते हैं। इन्हें श्रद्धांजलि के रूप में एक बुके भी देते हैं। इसके बाद घर का एक एक सामान उठाकर एक गाड़ी में रखते हैं और घर को पूरी तरह साफ कर देते हैं और एंड में मरे हुए इंसान को गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस जापान में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अगर लोग इस तरह कोडोकुशी का शिकार होते रहे तो आगे भी ये बिजनेस बढ़ता ही रहेगा। और ना सिर्फ जापान में बल्कि ये लोनली डेथ के केसेस और भी कई देशों में मिले हैं, जैसे यूएस, यूके, चाइना, और ये केसेस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और दुख की बात तो ये है कि इस प्रॉब्लम से फिलहाल इंडिया भी नहीं बचा है। शायद आपको याद होगा 1998 में एक नोएडा सिस्टर का लोनली डेथ का केस सामने आया था, जिसमें दोनों बहनों ने खुद को फ्लैट में कैद कर लिया था और लगभग 6 महीने बाद उनकी ममीफाइड बॉडी को बरामद किया गया था। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट इसके लिए कोई कदम नहीं उठा सकती? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार इस बात को बहुत अच्छे से समझती है और इसीलिए जापान की सरकार ने एक कम्युनिटी बनाई है जिसका नाम है हिकिकोमोरी, और इसे चलाने के लिए मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस भी अपॉइंट किए गए हैं। इस कैंपेन से जुड़कर जो लोग भी अकेलापन महसूस करते हैं वो अपने जैसे और भी लोगों से मिलकर उनकी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्त यार बना सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ सरकार का ये इकलौता कदम जापान की कोडोकुशी को रोक पाने में सक्षम होगा, या फिर लोगों को भी अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही क्या आपने अपने आसपास ऐसा लोनली डेथ का केस सुना है?
अगर हाँ तो अपनी कहानी आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। मैं जल्द लेकर आऊंगी एक और नई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।